प्रकाश जी ने 30 साल दुबई में मजदूरी की और जब घर लौटे तो दामाद घर पर कब्जा जमा चुका था और बेटी भी उन्हें कोई महत्व न देती। तो कुछ दिन बाद दामाद बोला, पापा जाओ कमा कर लाओ वरना मुफ्त की रोटियां यहाँ नहीं मिलेंगी। तो पास बैठी बेटी बोली, पापा रंजीत ठीक कह रहा है, इतनी महंगाई है, खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। प्रकाश जी सारी रात भगवान के आगे रोते रहे और सुबह घर से चले गए और कचरे के ढेर से खाना उठाकर खाने लगे। तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि कचरे के ढेर से उन्हें मुंह खोला इसने। बड़े कड़क स्वर में इंस्पेक्टर शक्कर ने हवलदार से पूछा था। नहीं साहब जी, जब से आया है चुप बैठा है, ना किसी से बात करता है ना ठीक से खाता है। बड़ी सख्ती से पूछा है जी इससे, लेकिन इसने मुंह नहीं खोला। इंस्पेक्टर शंकर ने कहा कि इसे अच्छी तरह समझा दो, इसकी उम्र का लिहाज नहीं करूँगा। ज़बान खोल दे वरना हमें अपने तरीके से ज़बान खुलवानी आती है। क्या इससे कोई मिलने आया था? इंस्पेक्टर शंकर ने दोबारा से हवलदार से पूछा। नहीं साहब, कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर शंकर ने जब जेल की सलाखों के अंदर से प्रकाश जी को देखा तो वो ज़मीन की तरफ आके गड़ाए बैठे थे। एक मुट्ठी बंद कर रखी थी जिसमें शायद कुछ था। वो मुट्ठी उन्होंने अभी तक खोली नहीं थी। इंस्पेक्टर शंकर को लगा शायद इसमें कुछ ऐसा हो जिससे वो कुछ पता लगा सके। इसलिए उसने हवलदार से कहा कि ताला खोलो। जेलर ने ताला खोल दिया। इंस्पेक्टर शंकर अंदर गया और घुटनों के बल प्रकाश जी के सामने बैठ गया। फिर इनकी कलाई पकड़ी और बहुत जोर से पकड़ी। मुट्ठी अभी भी बंद थी। कहने लगा, क्या है इसमें? वो कहने लगे, कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर शंकर कहने लगा, आखिर बताते क्यों नहीं हो कि सच क्या है? वो कहने लगे कि मैंने आपको मना तो नहीं किया, जो चाहे सज़ा दें, मैंने कब मना किया है? इंस्पेक्टर शंकर कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ इस उम्र में कोई ज्यादती हो, इसलिए पूछ रहा हूँ कि बताओ कि आखिर बात क्या है, मुट्ठी में क्या है तुम्हारी? इससे पहले कि इंस्पेक्टर प्रकाश की मुट्ठी को खोलने की कोशिश करता, उन्होंने दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी में छुपाया हुआ कागज़ पकड़ा और मुंह में डालकर चबा गए। ये देखकर इंस्पेक्टर शंकर को बहुत गुस्सा आया था। इससे पहले कि वो उनका मुंह खुलवाता वो उस कागज़ को निगल चुके थे। कहने लगे, ये राज मुझ तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अजीब से भाव थे प्रकाश जी के चेहरे पर। इंस्पेक्टर शंकर कहने लगा, देखो मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, ये ना हो कि मैं अपने पर आ जाऊँ। तुम अपनी ज़बान से उगल दो कि तुमने क्या किया है। वो कहने लगे, मैंने इस जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप भी कोशिश कर लो। इंस्पेक्टर शंकर को इस 60 साल के बूढ़े आदमी पर पहले तो दया आई, फिर अफसोस होने लगा। कहने लगा, रात को तुमसे बात करूँगा, तुम बच नहीं पाओगे, मर जाओगे। प्रकाश जी कहने लगे, मर तो मैं कब का गया हूँ, बस अब तो ये शरीर ही बचा है, जिसके ख़त्म होने पर मुझे कोई दुख नहीं होगा। इंस्पेक्टर शंकर जैसे बाहर आ चुका था। हवलदार से कहने लगा, इस पर नज़र रखो, रात को इसका भी इंतज़ाम करता हूँ। प्रकाश जी ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पापा, माँ को क्या हुआ है? माँ बात क्यों नहीं कर रही है? 8 साल की बबीता रोते हुए प्रकाश जी से पूछ रही थी, जो अपनी बेटी को साथ लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनना था कि बबीता अपने पापा के सीने के साथ लग के रोने लगी। 3 दिन गुजर गए थे, बबीता ने ठीक से कुछ नहीं खाया था और प्रकाश जी बहुत परेशान थे। कहने लगे, खाना खा लो बेटी, तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारी माँ तो वापस नहीं आ जाएगी। वो बबीता के कारण बहुत परेशान हो गए थे कि 2 दिन तो उसका बुखार ही नहीं उतरा था। अब बुखार उतरा था तो कुछ खा नहीं रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली उनकी पत्नी की सहेली शीतल देवी कमरे में आई। कहने लगी, भाई साहब, बबीता ने कुछ खाया है कि नहीं? प्रकाश जी ने गहरी सांस ली। कहने लगे, नहीं शीतल बहन, उसने तो कुछ भी मुंह में नहीं रखा। मैं तो बहुत परेशान हूँ। मैं बबीता को अपने साथ दुबई नहीं ले जा सकता और इसे यहाँ किसके पास छोड़कर जाऊँ? माँ तो इसकी चली गई। शीतल देवी कहने लगी, अरे उसकी मौसी भी जिंदा है, मैं इसे अपनी बच्ची की तरह से रखूँगी। प्रकाश जी कहने लगे, शीतल बहन, तुम तो जानती हो कि मेरी पूरी दुनिया है, इसलिए इसको लेकर मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। शीतल कहने लगी, भाई साहब क्यों चिंता करते हैं? अरे बबीता मेरी भांजी है, इसकी माँ और मैं बचपन की सहेलियाँ हैं और आप तो जानते हैं कि मेरी कोई बेटी भी नहीं। मैं तो इसको अपने सीने से लगा के रखूँगी, आप इसके बारे में चिंता ना करें। प्रकाश जी ने शीतल से कहा कि तुमने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। मैं इसके खर्चे के सारे पैसे तुमको भेजता रहूँगा, बस इसकी शिक्षा सही करवाना। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। शीतल कहने लगी, भाई साहब कोई ज़रूरत होगी तो आपको ही बताऊँगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं?
जिस दिन प्रकाश जी ने वापस दुबई जाना था तो बबीता उनके सीने से के साथ लगकर बहुत रोई थी। पापा मत जाओ ना, माँ भी छोड़कर चली गई, आप क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं रहना किसी के पास, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अपने साथ ले चलो ना। प्रकाश जी कहने लगे, बेटा मैं वहाँ पर मजदूरी करके पैसे कमाता हूँ, तुम्हें कहाँ रखूँगा? मेरा वहाँ अपना कोई घर थोड़ी है, एक कमरा मिला हुआ है जहाँ बहुत सारे परदेसी आदमी होते हैं, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया होता है, दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को वापस आते हैं और सो जाते हैं। वहाँ मैं तुम्हें तो नहीं रख सकता बेटा, तुम्हारी मौसी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम्हें बहुत प्यार देगी, तुम क्यों चिंता करती हो? शीतल देवी ने बबीता को अपने साथ लगा लिया, कहने लगी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से ज़्यादा प्यार दूंगी बेटा, अपने पापा को जाने दो। प्रकाश जी वापस जा चुके थे, फिर से वही अथक मेहनत वाला काम शुरू हो चुका था। वो वहाँ पर मजदूरी करते थे, अपना घर उन्होंने किराए पर चढ़ा दिया था। वो किराया भी शीतल देवी के पास जाता था ताकि बबीता के स्कूल की फीस समय पर जमा हो सके। प्रकाश जी हर तीसरे दिन शीतल देवी के घर पर फ़ोन करते थे, बबीता से बात करते थे। वो कहने लगी, पापा मौसी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मौसी ने मुझे गुड़िया भी ला कर दी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर प्रकाश जी के अंदर एक ठंडक उतरी थी कि शीतल ने बेटी को अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन फिर काम में इतना व्यस्त हुए कि 8-8 दिन बाद फ़ोन करने लगे। बबीता की बातें सुनकर वो निश्चिंत हो जाते थे क्योंकि वो शीतल की बहुत तारीफ़ें करती थी। वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, अपने साथ सुलाती हैं, मुझे कहानी भी सुनाती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। 1 साल ऐसे ही गुजर गया, लेकिन उसके बाद से जब भी प्रकाश जी फ़ोन करते तो शीतल देवी कहती, अभी बबीता सो रही है, स्कूल से आई तो थकी हुई थी, कहो तो जगा देती हूँ। प्रकाश जी कहते कि नहीं शीतल, ठीक है, बच्ची सो रही है तो सोने दो। बबीता अब 15 दिन में एक बार ही अपने पिता से बात करती थी, यही कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। समय यूं ही गुजरने लगा। हर साल प्रकाश जी एक बड़ी पूंजी भेजते थे और शीतल कहती थी कि मेरी भांजी मुझ पर बोझ थोड़ी है, अरे आप क्यों इतने पैसे भेजते हैं? लेकिन वो कहते कि कुछ पैसे मेरी बेटी के नाम पर जमा कर लो, जब उसकी शादी का समय आएगा तो दहेज बन जाएगा, और कुछ घर पर खर्च कर लेना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पति का भी काम बहुत अच्छा नहीं है। शीतल के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा 18 साल का था और छोटा बेटा 16 साल का था। छोटा बेटा मनीष तो पढ़ाई में बहुत कुछ तेज़ था, लेकिन बड़ा बेटा रंजीत बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल में पास हुआ था। उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। ज़्यादातर बबीता को स्कूल छोड़ने की और लेकर आने की जिम्मेदारी रंजीत की ही थी। वापसी पर ना तो अपने पिता की दुकान पर बैठता, न पढ़ाई में उसका दिल लगता। ज़्यादातर उसका समय आवारा लड़कों में ही गुजरता था। शीतल देवी अपने बड़े बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पति किसी दुकान पर नौकरी करता था, लगे बंधे 15,000 ही तनख्वाह के आते थे। घर अपना था इसलिए किराए की चिंता नहीं थी। प्रकाश जी जो पैसे भेजते उससे वो अपने घर का खर्चा भी पूरा करती थी। फिर ऐसी ही आदत भी हो गई थी, अपने छोटे बेटे को भी उन्हीं पैसों से पढ़ा रही थी। धीरे धीरे उनका ध्यान बबीता जी और से कम होने लगा बबीता की ओर से कम होने लगा। फिर जहाँ बात अपनी संतान की आ जाए तो इंसान दूसरे के बच्चों के साथ छोटी मोटी ज्यादती कर ही जाता है। एक बार बड़े बेटे रंजीत की लड़ाई मोहल्ले के लड़कों के साथ हो गई। रंजीत ने उनको बहुत मारा और लड़कों ने भी रंजीत का गिरेबान फाड़ कर रख दिया। जब वो घर आया तो मुंह से खून निकल रहा था, सिर भी फटा हुआ था। ये देखकर शीतल रोने लगी कि ये क्या करके आए हो तुम? बबीता भी रंजीत को देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी। वो कहने लगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस लड़के को जान से मार दूंगा, उसकी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वो किचन में गया, तेज धार वाला चाकू निकाल कर ले आया। ये देखकर शीतल देवी की जान निकली थी। कहने लगी, रंजीत ये क्या कर रहे हो? तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम जेल में बंद हो जाओगे, फांसी की सजा हो जाएगी, छोड़ो इसे। बड़ी मुश्किल से शीतल और उसके छोटे बेटे ने रंजीत से चाकू लिया था। वो ऐसा ही था, गुस्सैल स्वभाव का। शीतल ने उसे कमरे में बंद करके कुंडी लगा ली। वो कमरा बबीता का था जहाँ वो पढ़ती थी और सोती थी। शीतल ने रंजीत को वहाँ बंद कर दिया। कहने लगी कि तुम यहीं रहोगे, बाहर नहीं जाओगे। उसे डर था कि अगर ये बाहर चला गया तो कहीं कोई खून खराबा ना हो जाए। जब शीतल का पति घर आया और बेटे की शिकायत सुनी तो कहने लगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ये तो मुझे कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी हरकतों से परेशान था ही, अब उसने बदमाशियां भी शुरू कर दी हैं। तुम्हें नहीं पता कि ये किशन के बेटे की कितनी बुरी हालत करके आया है। वो तो किशन ने मेरे जुड़े हुए हाथों की लाज रख ली।
इसने उसके बेटे को बहुत मारा है। शीतल कहने लगी, मारा तो उसने भी है, अपने बेटे की भी शक्ल देख लो, माथे से खून निकल रहा है, नाक से खून निकल रहा है, मुंह पर नील पड़े हैं। शीतल का पति कहने लगा, तुम उसका ज़्यादा पक्ष न लिया करो, बहुत पछताओगी। बबीता अपनी जगह परेशान थी। सुबह उसका एग्ज़ाम था और उसको तैयारी करनी थी। कमरा बंद था, किताबें अंदर थी। फिर उसने शीतल से कहा कि मौसी मुझे पढ़ना है, मेरा कल पेपर है। वो 8वीं क्लास का पेपर दे रही थी। शीतल कहने लगी, अगर मैंने कमरा खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तुम्हारे मौसा बहुत गुस्से में है, यह ना हो कि रंजीत की अपने पिता से लड़ाई हो जाए। वो कहने लगी, मेरा सुबह एग्ज़ाम है। लेकिन शीतल ने ध्यान नहीं दिया। बबीता से कहने लगी कि तुम यहाँ लेट जाओ मेरे कमरे में। वो बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। रात को जब सब सो गए तो धीरे से बबीता ने कमरे की कुंडी खोली थी कि वो अपनी किताबें लेकर बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही कुंडी खोलकर अंदर गई, देखा तो रंजीत सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर पहले तो घबरा गया। उसे लगा शायद उसके पिताजी अंदर आए हैं। सिगरेट अपने पीछे छुपा ली। लेकिन जब देखा कि बबीता है तो कहने लगा, यहाँ क्यों आई हो तुम? कहने लगी, मुझे किताबें लेनी है, मेरा कल पेपर है। कहने लगा, जल्दी से लो और निकलो कमरे से बाहर। वो वैसे भी रंजीत से बहुत डरती थी। जल्दी से अपनी किताबें लेकर बाहर जाने लगी तो रंजीत कहने लगा, बात सुनो मेरी। कहने लगी, जी। रंजीत कहने लगा, अगर तुमने किसी को ये बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो याद रखना, इसी सिगरेट से तुम्हें जला दूंगा। तुम मेरे गुस्से को बहुत अच्छे से जानती हो। ये सुनकर तो बबीता की जान पर बन आई थी। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दूसरे कमरे में आकर पढ़ने लगी। सुबह उसे स्कूल छोड़ने के लिए उसके मौसा जी गए थे, क्योंकि रंजीत के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था, वरना वो छोड़ने जाता था और पूरे रास्ते उसे डराता धमकाता रहता था कि तेज़ तेज़ चला करो, मर मर कर पैर उठाती हो, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। लेकिन वो चुप रहती थी, क्योंकि मौसी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन कुछ दिन बाद ही एक और झगड़ा शुरू हो गया। मौसा जी कहने लगे कि रंजीत, तुम आज के बाद महेश के गैराज पर काम करोगे, गाड़ी ठीक करना सीखोगे, तुम अब घर पर नहीं रहोगे। रंजीत कहने लगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहने लगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अपने घर पर सहन नहीं कर सकता, तुम्हें मुफ्त की रोटियां नहीं खिलाऊंगा। अरे 20 साल के हो गए हो, तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि बाप कैसे कमाता है, कितनी मेहनत करता है? वो कहने लगा, बबीता के पिताजी भेजते तो हैं ना पैसे, जब सब उस पैसे से रोटी खा सकते हैं तो मेरी 2 रोटियां सबको क्यों चुभ रही हैं? शीतल देवी ने ही अपने पति को कहा कि मैं इसको समझा दूंगी। वो कहने लगे, तुम चुप रहो, तुमने जो समझाना था समझा चुकी हो, अब मेरी बारी है। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ महेश के गिराज पर ले गए। अब वो वहीं जाता था, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आता था। फिर अपने दोस्तों में बैठकर सिगरेट पीता रहता। शीतल देवी चाहती थी कि घर का खर्चा करने के बाद कुछ पैसे बबीता के लिए बचा कर रखें, क्योंकि वो जानती थी कि प्रकाश जी कितनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं और अपनी बेटी के लिए ही कमा रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद ही उनके अपने पति का बेदेहांत हो गया। वो तो सदमे में आ चुकी थी, क्योंकि रंजीत कोई ख़ास काम पर ध्यान नहीं देता था। छोटा बेटा अभी कॉलेज में ही पढ़ रहा था। बबीता ने हाई स्कूल पास कर लिया था। अपनी शीतल मौसी को उसने बहुत संभाला था, क्योंकि मौसा का देहांत अचानक से हुआ था, हार्ट अटैक हुआ और वो उठ नहीं पाए। रंजीत को जो पिताजी का थोड़ा बहुत डर था वो भी ख़त्म हो चुका था। उसने गैराज में जाना भी छोड़ दिया, पर उसे गाड़ी चलानी आ चुकी थी, थोड़ी बहुत गाड़ी ठीक करनी भी आ चुकी थी। छोटा भाई कहने लगा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा और रंजीत भाई से कहो कि वो किसी बंगले में ड्राइवर की नौकरी कर लें, ताकि घर चलाना आसान हो जाए। लेकिन रंजीत कहने लगा, क्या ज़रूरत है, मैं क्यों नौकरी करूं? अरे प्रकाश जी के घर का किराया आता है, वो अच्छे खासे रुपए भी भेजते हैं, चल जाएगा घर। ये सुनकर शीतल देवी कहने लगी, उन रुपयों पर केवल बबीता का अधिकार है। प्रकाश इतनी मेहनत से पैसे कमा कर अपनी बेटी के लिए भेजता है, तुम लोगों के लिए नहीं कि तुम लोग ऐश करते रहो। वो कहने लगा, क्या हो गया, अगर हम भी थोड़ा खा लेंगे उनकी कमाई में, कौन सा फ़र्क आ जाएगा? हम भी तो उनकी बेटी को अपने घर पर रखे हुए हैं, वरना अनाथों की तरह कहीं पड़ी हुई होती। शीतल ने एक जोरदार थप्पड़ रंजीत के मुंह पर मारा कि खबरदार, जो तुमने बबीता को कुछ कहा तो। उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, अब इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मार रही हैं? शीतल कहने लगी, काश कि मैंने ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में मारा होता, जब पहली बार तुमने मेरे सामने ज़बान चलाई थी। आवारा लड़कों के साथ रह रहे के आवारा हो गए हो। वो कहने लगा, हाँ हो गया हूँ मैं आवारा, मैं नहीं करूँगा कोई काम। वो मुंह पर इनकार करके जा चुका था। दूसरी ओर प्रकाश जी को भी शीतल के पति के निधन पर बहुत अफसोस था,
लेकिन नौकरी कुछ ऐसी थी कि छोड़कर नहीं जा सकते थे। शीतल से फ़ोन पर बात करके अफसोस भी किया, उसको तसल्ली भी दी, ये भी कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। रंजीत अपनी माँ से कहने लगा, जब वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत हो तो बता दो, तो क्यों नहीं बता देती, उनसे पैसे मांगो। मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ और फिर मैं उसे टैक्सी में चलाऊँगा, अच्छे पैसे कमाऊँगा। वो कहने लगी, मैं कैसे इतनी बड़ी पूंजी उनसे मांग लूँ। अगर तुम सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते लेते हो तो कम से कम 2-3 लाख की तो आएगी ही। वो कहने लगा, तो क्या हुआ, दुबई में रहने का क्या फ़ायदा जब हमें 2 लाख भी ना दे सकें। ऐसा करो कि उनका घर बेच दो। शीतल कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। वो कहने लगा, तो क्या हुआ, अरे वैसे भी वो मकान तुम्हारे हवाले करके गए हैं, पावर ऑफ फटर्नी तुम्हारे नाम पर है। शीतल कहने लगी, मुझ पर विश्वास किया है प्रकाश जी ने, मैं क्यों उनके विश्वास को तोड़ूं। लेकिन वो माँ के सामने हाथ जोड़ने लगा कि मुझसे नहीं होता गैरेज में काम। तू जानती है कि मैं किसी की भी डांट नहीं डपट नहीं सुन सकता। फिर प्रकाश जी ने भी कब तक प्रदेश में कमाना है, अरे एक न एक दिन तो अपने देश वापस आएंगे ना, फिर क्या करेंगे, क्या कोई सहारा है उनके पास, फिर हम लोगों ने ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनना है। वो कहने लगी, मैं इतनी बड़ी पूंजी बिना प्रकाश से पूछे तुम्हें नहीं दे सकती। जब शीतल ने बात प्रकाश जी से की तो कुछ देर तो वो चुप रहे, फिर कहने लगे, तुम जानती हो कि मैं वापस आऊँगा तो मुझे घर चाहिए होगा, मुझे अपनी बच्ची के साथ वहीं रहना है, फिर उसकी शादी करनी है। मैंने घर बेच दिया तो फिर रहूँगा कहाँ। पर शीतल कहने लगी, हमारा घर है ना, अरे मैं तुम्हें अपने घर से थोड़ी निकाल दूँगी, उधार समझ कर दे दो, जैसे ही रंजीत कमाने लगेगा तो मैं कमेटी डालूँगी, जब तक तुम वापस आओगे एक अच्छे इलाके में तुम्हारा घर भी खरीद कर रख लूँगी। ये सुनकर प्रकाश जी ने कहा कि ठीक है शीतल बहन, लेकिन देख लेना वो घर मेरा आखिरी सहारा है, बुढ़ापे में मुझे धोखा मत देना। वो कहने लगी, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं गाड़ी खरीदने के बाद जो पूंजी बचेगी उससे नई सोसाइटी में ज़मीन खरीद कर रख लूँगी, फिर जैसे जैसे रंजीत पैसे कमाएगा तुम्हारा घर भी बन जाएगा और मेरे बेटे का भी काम चलता रहेगा। प्रकाश जी ने कहा कि चलो ठीक है। शीतल ने प्रकाश जी का घर बेच दिया, अच्छी खासी पूंजी मिली थी। रंजीत की तो जैसे आंखें पटी की पटी रह गईं, उसने एक के बजाय 2 गाड़ियां खरीद दी। शीतल कहती रह गई कि एक गाड़ी तुम खरीद लो, बाकी पैसों की मैं ज़मीन खरीदूंगी, लेकिन उसने माँ की एक नहीं मानी थी। 2 गाड़ियां खरीदी और दोनों किराए पर चढ़ा दी ताकि उनका किराया उसे मिलता रहे। बाकी के बचे पैसों से उसने अपने कमरे में एक एसी लगवा लिया। नशे की भी उसे आदत पड़ चुकी थी, शक्ल सूरत का कुछ अच्छा था, इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो चुकी थी। कभी उनके साथ कहीं जाता, उन्हें अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता, उन्हें गिफ्ट देता, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करता। 2 साल अब गुजर गए थे। बबीता ने इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिया था और शीतल का छोटा बेटा मनीष भी शिक्षा पूरी कर चुका था। उसने बहुत अच्छे नंबरों से बीबीए कंप्लीट किया था। बाहर अपनी सीवी भेजी तो उसे जापान में एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश हुआ था, अपनी माँ से कहने लगा कि मैं नौकरी करने के लिए जापान जाना चाहता हूँ, वो लोग खुद खर्चा कर रहे हैं, रहने की भी व्यवस्था वो लोग देंगे। शीतल को कुछ सुकून सा मिला था कि कम से कम छोटा बेटा तो लायक है। कुछ ही दिनों में मनीष जा चुका था। शीतल का इरादा था कि मनीष कुछ सफल हो जाए तो बबीता की शादी के लिए रिश्ता ढूंढूं। घर में शीतल थी या फिर रंजीत। इन दिनों शीतल की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। वो घर के कामकाज ठीक से कर नहीं पा रही थी। बबीता कॉलेज में पढ़ती थी और घर आके घर के काम भी करने लगी। रात का खाना भी वही बना लेती थी, अपनी मौसी को भी संभालती थी, फिर मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शीतल रंजीत से कहने लगी, तुम तो कहते थे कि तुम गाड़ी चलाओगे, तुमने तो दोनों गाड़ियां अपने आवारा दोस्तों को चलाने के लिए दे दी, वो तो नई गाड़ियों का सत्यानाश कर देंगे। वो कहने लगा, नहीं करेंगे, गाड़ियां वो चलाएंगे और आधा किराया मुझे दे देंगे, मेरा जेब खर्च पूरा होता रहेगा। तब शीतल कहने लगी, ये पैसे बबीता के पिता के हैं, आज नहीं तो कल इसकी जब शादी करनी होगी तो मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगी। तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तुम्हारे कहने पर मैंने उनका घर भी बेच दिया। प्रकाश वहाँ बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी तक मेहनत कर रहा है अपनी बेटी के लिए। वो कहने लगा, तो क्या हो गया, बेटी को लेकर ही चिंता है ना उन्हें, उसके दहेज की चिंता है तो ठीक है, बबीता की शादी मैं अपने एक दोस्त के साथ करवा देता हूँ, आखिर उनका घर बबीता के ही तो काम आना है। कल को उसकी शादी जिससे भी होती उसका पति ही उनके पैसे पर ऐश करेगा। ये सुनकर शीतल पहली बार चिल्लाई थी, कहने लगी, मुंह बंद करो अपना, तुम्हारे दोस्तों जैसे आवारा से अपनी बबीता की शादी में क्यों करने लगी। वो कहने लगा, क्या मतलब है आपका, मैं आवारा हूँ। शीतल कहने लगी, आवारा को आवारा न कहूँ
तो और क्या कहूँ, मैं बबीता की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जैसे तुम आवारा हो, तुम्हारे दोस्त भी आवारा ही होंगे। शीतल की बात सुनकर रंजीत ने बड़े गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा था। कहने लगा, मेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है, लड़कियां मरती हैं मुझ पर। शीतल कहने लगी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो लड़कियां तुम पर मरती हैं तुम बताओ मुझे, मैं लेके जाती हूँ, तुम्हारा रिश्ता करवा देती हूँ, तुम्हारी शादी उसी लड़की से जो तुम पर मरती है, और फिर उसे कहना कि वो तुम्हें अपने घर पर रख कर पाले, तुम्हें संभाले, तुम पर पैसा लुटाए। मैं भी तो देखूं कि वो कब तक ये सब कुछ करती है। रंजीत कहने लगा, मैंने आप जैसी माँ नहीं देखी जिन्हें हर समय मुझ में कमियां ही नजर आती हैं। लेकिन इसके बाद रंजीत का व्यवहार बदलने लगा था। शीतल रंजीत के कारण बहुत परेशान थी। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। बबीता के कमरे में ही सोने लगी थी, क्योंकि रंजीत के गुस्से से वो बहुत घबराती थी, बहुत डरती थी। रात को शीतल देवी नींद की दवा खा के सो रही थी। जब रंजीत ने कमरे में देखा तो बबीता भी सो रही थी। उस समय वो बहुत नशे में था। बबीता से कहने लगा, उठो और मुझे चाय बना कर दो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। वो बुरी तरह से घबराई थी। उस समय शीतल देवी गहरी नींद सो रही थी। जैसे ही बबीता कमरे से बाहर निकली, अगले ही पल बबीता कर पर बिजली गिरी थी। आज प्रकाश जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल में बहुत घबराहट हो रही थी। बदहवासी और घबराहट उन पर सवार हो चुकी थी। सपने में बबीता को रोते हुए देखा था। पापा पापा कह रही थी। वो बहुत परेशान हो गए थे। पिछले 2 महीने से उनकी बबीता से बात भी नहीं हुई थी। वैसे भी अब सर के बाल सफ़ेद होने लगे थे। शीतल से बार बार पूछते कि मेरी बच्ची के दहेज के पैसे तो संभाले हुए हैं ना, जैसे ही आऊँगा इसकी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा। सुबह होते ही उन्होंने शीतल को फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शीतल देवी ने फ़ोन ना उठाया हो। बीमार भी होती थी तो फ़ोन ज़रूर उठाती थी। प्रकाश जी के हालचाल पूछती थी, अपना हाल बताती थी, कहती थी कि बीमार हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आज फ़ोन नहीं उठा रही थी। रंजीत का नंबर उनके पास था नहीं, तो उन्होंने मनीष को फ़ोन किया तो पता चला कि वो तो जापान में नौकरी करता है। वो और भी ज़्यादा परेशान हुए। मनीष से ही उन्होंने रंजीत का नंबर लिया था, लेकिन फ़ोन वो भी नहीं उठा रहा था। बार बार प्रकाश जी की बेचैनी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। बबीता का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। दिल चाह रहा था कि उड़कर बेटी के पास पहुंच जाएं, लेकिन ये संभव नहीं था। अपने दोस्तों से कहने लगे कि इस बार वेतन मिलेगा तो टिकट खरीद कर वापस चला जाऊंगा। मेरा दिल बहुत बेचैन है, मुझे चैन नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे अपनी बेटी बहुत याद आ रही है। अभी 1 महीना बाकी था वेतन मिलने में, और ये महीना उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने कांटों पर गुजारा है। कई बार फ़ोन किया। मनीष कहने लगा कि अंकल रंजीत भाई तो मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात हुई है। मैं खुद परेशान हूँ, माँ भी फ़ोन नहीं उठा रही, और मैं तो नौकरी के चक्कर में फंस गया हूँ। इतनी जल्दी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि पैसे कंपनी वालों ने लगाए हैं। जब तक उनके पैसे ना उतार दूँ वो मुझे जाने नहीं देंगे। अंकल, मैं बहुत परेशान होकर रह गया हूँ। मैंने पड़ोस में भी फ़ोन किया है, वो कहते हैं कि घर पर ताला लगा है, हमें कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। मनीष की बात सुनकर तो प्रकाश जी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। जेब में ज़्यादा पैसे नहीं थे, वरना सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया चले जाते। क्या हुआ था आखिर? शीतल क्यों फ़ोन नहीं उठा रही थी? बेटी के पास तो फ़ोन था ही नहीं, न रंजीत फ़ोन उठा रहा था। 15 दिन बाद रंजीत का फ़ोन आया था, और जो बात उसने सुनाई, प्रकाश जी के होश उड़ गए थे। कहने लगे, कैसे? ये सब कैसे हो गया? वो कहने लगा कि मैं मजबूर हो गया था। माँ बहुत बीमार थी, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं और बबीता माँ को लेकर हॉस्पिटल चले गए, और माँ ने अपने सामने हम दोनों की शादी करवा दी। कहने लगी कि मेरे बाद बबीता बेसहारा हो जाएगी और बिना शादी के तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। मेरी शादी होते ही माँ का देहांत हो गया। मुझे तो अपना होश नहीं था। बबीता भी सदमे में थी, इसलिए किसी को खबर नहीं दे सका। मैं तो तब से बीमार हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बबीता ही मुझे संभाल रही थी। आज ही कुछ होश आया है तो आपको फ़ोन कर दिया। प्रकाश जी रोने लगे। कहने लगे, बबीता कहाँ है? रंजीत कहने लगा, लीजिए बात करिए। बबीता भी रो रही थी। वो कहने लगी, धैर्य रखो कहने लगे, धैर्य रखो बेटा, भगवान की यही इच्छा थी। बेटा तुम परेशान न हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं भी जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कहने लगी, नहीं पापा, आप चाहें तो ना आए, अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो करते रहें, मैं ठीक हूँ, बस मौसी की बहुत याद आ रही थी। रंजीत मेरा बहुत ख्याल रखता है, मैं बहुत खुश हूँ। साथ साथ रो रही थी, साथ साथ ये सब कह रही थी। उन्हीं दिनों प्रकाश जी को एक और जगह का ठेका मिला था। उन्हें वहाँ भी मजदूरी करनी थी। पूरे 1 साल का काम था।
उन्होंने सोचा कि ये काम कर लेता हूँ ताकि बेटी के घर जाऊँ तो खाली हाथ ना जाऊँ, कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर जाऊँ। उन्हें नहीं पता था कि इतने सालों में रंजीत कितनी ही बुरी आदतों में पड़ चुका है। उन्हें लगा जैसे मनीष इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, रंजीत भी कर रहा होगा। जब मनीष को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने रंजीत के हवाले उस मासूम बबीता को कर दिया। जापान जाने से पहले शीतल देवी ने खुद कहा था कि जब तुम सफल होकर लौटोगे तो मैं तुम्हारी शादी बबीता से करवा दूंगी। उसे बबीता पसंद भी थी, भोली भाली मासूम सी लड़की थी। वो तो मनीष से भी 5 साल छोटी थी और रंजीत से तो 10-11 साल का फर्क था। फिर जैसी रंजीत की हरकतें थीं, रिश्ते तो उसके वैसे भी नहीं मिल रहे थे क्योंकि कमाता कुछ नहीं था। उसे नशे की आदत पड़ चुकी थी। मनीष बहुत परेशान हुआ था। 1 साल और बीत गया। इस 1 साल में कई बार प्रकाश जी की बात बबीता से हुई। वो यही कहती थी कि मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। 1 साल बाद जब प्रकाश जी वापस इंडिया गए तो ये सोच कर गए थे कि शीतल ने उनके लिए ज़मीन खरीद ली होगी, रंजीत ने घर भी बना लिया होगा। बेटी के साथ तो नहीं रहेंगे। वापस आए तो बिना बताए ही आए थे ताकि बेटी और दामाद को सरप्राइज दे सकें। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा बबीता ने खोला था। अपने पिता को देखकर हैरान रह गई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। कई सालों बाद अपने पिता को देख रही थी। उनके सीने के साथ लग के रोने लगी। बबीता को देखकर वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। बचपन में तो बहुत सफ़ेद मोम की गुड़िया जैसी होती थी और अब तो रंगत पीली पड़ चुकी थी। अपने पिता के साथ लगकर हिचकियों और सिसकियों से रो रही थी। प्रकाश जी ने उसे प्यार किया। रंजीत भी बबीता के रोने की आवाज़ सुनकर बाहर आया था। सामने प्रकाश जी को देखकर माथे पर बल पड़े, लेकिन फिर भी गले मिला। बबीता से कहने लगा, जाओ अपने पिता के लिए खाना बनाओ, थके हुए आए होंगे। सामान भी खुद अंदर लेकर आया। शीतल देवी का ही कमरा उसने प्रकाश जी को रहने के लिए दिया था। खाना खाने के बाद बबीता उनके पास बैठी थी जब रंजीत कहने लगा, जाओ जाके आराम करो, मुझे तुम्हारे पिता से कुछ बात करनी है। वो कहने लगे, बेटा कर लेना, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ, अब तो यहीं रहूँगा तुम लोगों के पास। मुझे बबीता के पास और थोड़ा बैठने दो, कितने साल हो गए मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं। वो कहने लगा, जब आप यहीं हैं तो इसे देखते रहिएगा, ये कौन सा कहीं जाती है। फिर वो बैठ गया। कहने लगा कि आपके घर को बेचकर मैंने 2 गाड़ियाँ खरीदी थी ताकि काम अच्छा चल सके, लेकिन दोनों गाड़ियों का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वो तबाह होकर रह गईं। शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ये सुनकर प्रकाश जी के होश उड़कर रह गए थे। जिंदगी की सारी जमा पूंजी वो यहाँ भेजते रहे। घर का एक आसरा था, वो भी खत्म हो चुका था। कहने लगे कि मैं कहाँ रहूँगा। रंजीत कहने लगा, इसी घर में। वो कहने लगे, बेटी के घर में कैसे रह सकता हूँ, ये तो गलत बात है। वो कहने लगा, तो फिर अपने रहने की आप कहीं और व्यवस्था कर लें। वैसे मेरी ओर से आपके यहाँ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप रह सकते हैं। कहने लगे, जो पैसे मैं शीतल के अकाउंट में भेजता था उसमें से कुछ पैसे तो उसने बबीता के लिए बचा कर रखे होंगे। कहने लगा, माँ ने वो सारे पैसे गरीबों में बांट दिए। उन्हें तो लगा था कि आप आएंगे तो लाखों रुपया लेकर आएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ मुंह उठाकर आ गए हैं, बस कुछ गिफ्ट ही लेकर आए हैं। बबीता बहुत चुप चुप सी थी। अभी प्रकाश जी को वहाँ रहते हुए 1 महीना हुआ था। उन्होंने नोट किया था कि रंजीत कहीं काम पर नहीं जाता था। घर आता है तो बबीता पर चिल्लाने लगता कि भूख लगी है, खाना दो। वो बेचारी खाना बनाती थी। पूरा दिन वो घर पर ही रहता था। प्रकाश जी जब भी बबीता से बात करने की कोशिश करते तो रंजीत उनके साथ आकर बैठ जाता। वो रंजीत के सामने प्रकाश जी से कोई बात नहीं कर पा रही थी। एक बार तो प्रकाश जी ने कह दिया कि तुम कोई काम नहीं करते क्या, सारा दिन क्या घर पर ही रहते हो। वो कहने लगा, हाँ रहता हूँ, मेरे बाप का घर है, किसी का उधार मैंने नहीं ले रखा। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मुझे महीने का खर्च देते हैं। उसके दोस्त उसकी गाड़ियों के ही किराए के पैसे उसे देते थे, जिससे वो अपनी नशे की आदत पूरी करने के बाद बचे कुचे पैसों का घर पर राशन डाल देता था, जिसमें बबीता चुपचाप गुजारा करने पर मजबूर थी। जब भी बाप से बात करने की कोशिश करती तो रंजीत बीच में बैठ जाता। एक बार बबीता से कहने लगा कि अपने बाप से कहो कि कहीं जाकर कमाएं, जाके मेहनत करें, घर पर बैठकर खाने की आदत पड़ गई है तुम्हारे बाप को। ये सुनकर प्रकाश जी को बहुत अफसोस हुआ था। अपना सब कुछ तो लुटा बैठे थे, क्या बचा था। 30 साल की मेहनत के बाद कुछ भी तो नहीं बचा था। बबीता भी कहने लगी, पापा आपको जाना चाहिए, थोड़ा बहुत काम किया करें। ये सुनकर वो हैरान हुए थे। लगता था कि शब्द बबीता की ज़बान से निकल रहे हैं, लेकिन वो शब्द किसी और के हैं, क्योंकि उसकी आंखें कुछ और ही कहती थीं। सारी रात वो भगवान के सामने रोती रहती थी। प्रकाश जी सुबह घर से बाहर निकल गए।
मजदूरी ढूंढने लगे लेकिन नहीं मिली। लोग कहते थे आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे। भूख लगी तो वो घर जाने के बजाय कचरे के ढेर में बैठ गए। लेकिन अचानक जो कुछ उन्हें कचरे के ढेर में से मिला, उनके होश उड़कर रह गए। उन्होंने देखा वहाँ एक सोने की चेन थी, वही चेन जो शीतल को उन्होंने पहली बार दुबई से वापसी पर दी थी। तब बच्चे छोटे छोटे थे और उसने गले में पहनकर कहा था कि ये मैं कभी नहीं उतारूंगी। सोने की चेन कचरे में कैसे आ सकती थी? जैसे ही वो वापस घर गए तो रंजीत बबीता को मार रहा था। कह रहा था कि अगर बाप के सामने जबान खोली तो जान से मार डालूंगा। वो कहने लगी, कैसे जान से मार डालोगे? वैसे ही जैसे तुमने अपनी माँ को मार डाला और कचरे के ढेर में फेंक दिया। कहने लगा, हाँ, जो मैंने अपनी माँ के साथ किया था तुम्हारे साथ भी वही करूँगा। वो कहने लगी, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है, ऐसा करो तो मुझे जान से ही मार डालो तो अच्छा है। तुमने रात के अंधेरे में मेरी इज्जत बर्बाद कर दी ताकि मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़े। और जब शीतल मौसी ने मुझे बचाना चाहा तो तुमने अपनी माँ को भी जान से मार डाला। ज़बरदस्ती मुझसे विवाह किया, किसी को कुछ भी बताने नहीं दिया। ये सब सुनकर प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया था। घर का दरवाज़ा पूरा बंद नहीं था, थोड़ा खुला हुआ था। उनके हाथ में बेलचा था, वो मजदूरी के लिए बेलचा लेकर गए थे। वही बेलचा उन्होंने रंजीत के सर पर मारकर उसे जान से मार डाला। ये देखकर बबीता परेशान हो गई, कहने लगी, पापा ये आपने क्या कर दिया? वो कहने लगे, तुम्हारे जीवन से तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया। ठीक उसी समय मनीष भी वापस आ चुका था। ये देखकर हैरान रह गया, कहने लगा, बबीता ये सब क्या है? प्रकाश जी कहने लगे, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ, बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। प्रकाश जी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि मैंने अपने दामाद को मार डाला है, लेकिन मुट्ठी में बहन के सोने की चेन पकड़ी हुई थी। वो उस समय निगल गए जब पुलिस वाला उनसे कह रहा था कि मुट्ठी खोलो और दिखाओ कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। मनीष ने कोशिश करके वकील करवाया, सब कुछ करवाया और उनकी सज़ा को कम करवा दिया कि उन्हें मौत की सज़ा नहीं सुनाई गई थी, बस उम्र कैद हुई थी। और जिस उम्र में वो पहुंच गए थे, सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजरनी थी। मनीष ने अपने प्यार बबीता से शादी कर ली। अब वो हर सप्ताह अपने पिता से मिलती थी और बहुत रोती थी। लेकिन प्रकाश जी खुश थे कि बेटी की ज़िंदगी को नरक बनने से बचा चुके थे। कहते थे कि मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत की थी और फिर भी तुम्हें खुशियाँ न दिलवा सका। मेरी इस मेहनत का क्या फ़ायदा था? कुछ भी नहीं। मनीष ने दोबारा से केस उठाया और बताया कि उसके भाई ने किस तरह अपनी माँ को मारकर कचरे में फेंक दिया था। ये सब बातें जब अदालत के सामने सबूतों के साथ रखी गईं तो प्रकाश जी की सज़ा और ज़्यादा कम हो चुकी थी। 1 साल बाद जब वो जेल से बाहर आए तब अपनी बेटी के साथ लगकर फूट फूट कर रोए थे। जिंदगी के बचे कुछ साल मनीष ने उनके बहुत सेवा की थी। जब उनकी बेटी अपने पति के साथ हंसती बातें करती तो प्रकाश जी को लगता कि अब वो चैन से मर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।